नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं हाल ही में पढ़ रहा था कि विजय केडिया हॉस्पिटल सेक्टर को लेकर अभी काफ़ी बुलिश हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो कई मशहूर म्यूचुअल फंड्स मैक्स हेल्थ केयर और नारायणा अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर रहे हैं। कारण क्या है कि हॉस्पिटल सेक्टर अभी एक बहुत अच्छे ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट साइकिल से गुजर रहा है। हॉस्पिटल की सेल्स बढ़ रही हैं, मतलब और ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, और कंपनियां इधर से जो उनको मुनाफा हो रहा है या वो जो मुनाफा कमा रही हैं वो और हॉस्पिटल्स खरीदने या कंस्ट्रक्ट करने या कहने को एक्सपेंशन में इस्तेमाल कर रही हैं। और फिर हॉस्पिटल्स एक बहुत ही डिफेंसिव बिजनेस भी है। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इस सेक्टर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स क्या हैं ये समझेंगे, और साथ में हम हॉस्पिटल सेक्टर की सभी लिस्टेड कंपनियों का एक साथ एनालिसिस करेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा वीडियो में, जिसमें हम टॉप, एवरेज और बेकार बिजनेसेस को सेपरेट कर रहे होंगे। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। तो भारत का हेल्थ केयर सेक्टर अभी 11% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। इसमें आपके दोनों सेगमेंट्स आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। पूरे सेक्टर में अभी सरकारी अस्पतालों का शेयर 30% है, और ये लगातार कम होता आया है। मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स सरकारी हॉस्पिटल से मार्केट शेयर खींच रहे हैं या छीन रहे हैं, और अंदाजे हैं कि अगले 2 सालों में उनका शेयर 27% रह जाएगा। इसके अलावा 70% बिजनेस इन पेशेंट डिपार्टमेंट से आता है हॉस्पिटल्स का, मतलब कि जिसमें मरीजों को एडमिट करना पड़ता है, और बाकी 30% शेयर ओपीडी या आपके जो कंसल्टेशंस हो गए उनका रहता है, जिसमें डॉक्टर को बस आप दिखाकर घर आ गए। तो भले सेक्टर 11% सीएजीआर से बढ़ रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स मार्केट अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ प्राइवेट सेगमेंट की ग्रोथ देखें तो वो 12 से 15% बनती है। तो पहली चीज ये कि सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आ रही है। अब ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? तो कई सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे कि कोविड के बाद से लोग अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर सीरियस हो गए हैं। इसके अलावा पहले के मुकाबले और ज़्यादा लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, और फिर इंश्योरेंस होने पर सब लोग अपना इलाज के लिए अच्छे या बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं। इसमें सरकार की आयुष्मान भारत बीमा योजना का भी योगदान रहा है, जिससे कम इनकम वाले या कम आय वाले लोगों तक भी इंश्योरेंस पहुंचा है। बाकी लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इनकी वजह से भी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आ रही है। अब फटाफट हॉस्पिटल बिजनेस से जुड़े हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहली चीज ये कि ये एसेट हैवी बिजनेसेस होते हैं, मतलब कि हॉस्पिटल खरीदने में या नया कंस्ट्रक्ट करने में खूब पैसा लगता है, जमीन का, बिल्डिंग का, और फिर महंगी महंगी मशीन्स लगती हैं। और फिर अगर आप एक नया हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो जगह डिसाइड करने से लेकर बिल्डिंग बनने, फिर सब अप्रूवल्स मिलने में सरकार से 3 से 4 साल लग जाते हैं। और फिर हॉस्पिटल को प्रॉफिटेबल होने में आगे 2 से 3 साल और लगेंगे, क्योंकि आपका पहले ही दिन से तो पेशेंट्स आना शुरू नहीं हो जाएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा। तो ये एक रिस्क रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल बनने या चालू होने में देरी भी हो सकती है। इससे आपके एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं वो डिले भी हो सकते हैं। तो ये एक तरह से वीक पॉइंट्स हैं, लेकिन साथ में एसेट होने की वजह से फायदे भी मिलते हैं। और फायदा है ऑपरेटिंग लेवरेज का। आपको हॉस्पिटल चलाने का खर्चा तो वही रहेगा। तो अगर आपकी सेल्स 15% या 20% ग्रो कर रही हैं, नेट प्रॉफिट आपका और तेजी से 25 से 30% के रेट से बढ़ सकता है। बाकी ये एक डिफेंसिव बिजनेस है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब हम कंपनियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके बस 2 मिनट और लूंगा, ताकि मैं आपको हॉस्पिटल से जुड़े की टर्म्स समझा सकूं। इससे आपको ये बिजनेस समझने में काफी मदद मिलेगी। तो पहली चीज होती है ऑक्यूपेंसी रेट, माने कि आपके कितने हॉस्पिटल बेड्स भरे हैं। अगर आपके पास 100 हॉस्पिटल बेड्स हैं, उसमें से साल भर 50 भरे रहे, तो आपका ऑक्यूपेंसी रेट 50% हुआ। इंडस्ट्री एवरेज 60 से 65% के आसपास है। ज्यादातर हॉस्पिटल्स इसी 60 से 65% ऑक्यूपेंसी पर चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बिजनेस का ऑक्यूपेंसी रेट कम है तो वो बेकार हुआ, क्योंकि आप ऐसे देखो, अगर आपका कोई अस्पताल हाल ही में चालू हुआ है या आपने और बेड्स की कैपेसिटी हाल ही में ऐड की है, तो फिर कुछ समय के लिए आपका ऑक्यूपेंसी रेट गिर जाएगा, है ना? क्योंकि हॉस्पिटल की मार्केटिंग में उन नए बेड्स को भरने में आपको समय लगेगा। फिर अगला जरूरी टर्म है ARPOB, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, जो ये बताता है कि हर बेड से अस्पताल डेली का कितना कमा रहा है। प्रीमियम हॉस्पिटल्स का ये 50 से 60 हजार रुपए के ऊपर होता है। उनका ज्यादातर बिजनेस इंश्योरेंस कंपनीज या कैश से आता है। लेकिन जो आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पताल हो गए, उनके लिए ये संख्या कम है। अब आखिरी में एक चीज और समझ लीजिए, फिर हम सीधा स्टॉक्स पर आ जाएंगे। तो बिजनेस में ग्रोथ यहाँ पर दो तरह से आएगी आपके। एक कि आप अपना ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ा लो। पिछले साल अगर आपने 100 लोगों का इलाज किया, इस साल आप 110 का करो, तो ये आपका वॉल्यूम ग्रोथ हो गया।
इसके लिए आपको टाइम टाइम पर नए हॉस्पिटल्स ऐड करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि एक बारी जब कोई अस्पताल 60, 65 या 70% ऑक्यूपेंसी पर पहुंच जाता है, फिर वहां और ग्रोथ नहीं आती है। अगर आपका एक अस्पताल मैच्योर हो गया है, फिर आपको नया अस्पताल डालना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आप रेट बढ़ा दो, तो भले आपका ऑक्यूपेंसी उतना ही रहेगा, लेकिन सेल्स प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी सर्विसेज का रेट बढ़ा दिया है। एक अच्छे हॉस्पिटल बिजनेस में क्या रहता है कि वो रेट भी बढ़ाते हैं, साथ के साथ और बेड्स ऐड करते रहते हैं। तो कोई कंपनी 10% के रेट से अगर बेड्स ऐड कर रही है और 10% के रेट से अपने दाम बढ़ा रही है, तो उसकी सेल्स अंदाजन 20% के रेट से बढ़ती रहेंगी। अब पहला बिजनेस जो हम देखेंगे वो है जीना सीखो लाइफ केयर। ये कंपनी आयुष हॉस्पिटल्स चलाती है, जहां लोग नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और योगिक उपचार के लिए जाते हैं। आप में से कुछ लोग अब बोलोगे कि इसे तो बाकी हॉस्पिटल कंपनियों से हम नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जो है सो है। आपको नहीं मानना तो आप मत मानो, हॉस्पिटल्स चलाते हैं, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, इसलिए हम इसे इधर डाल दिए हैं। अब जीना सीखो के पास कुछ 50 हॉस्पिटल्स हैं। इनके पास अभी लगभग 1600 बेड्स की क्षमता है, जो ये इस साल के अंत तक 3000 कर ले जाएंगे। ये आपकी अच्छी खासी 88% की ग्रोथ बनती है। बाकी ये सबसे तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है पूरी लिस्ट में। FY25 में इनकी सेल्स 45% ग्रो हुई है, और इतने हाई ग्रोथ बिजनेस के लिए इसका वैल्यूएशन अभी काफी अच्छा चल रहा है। और हाँ, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देख रहे हैं। हमारा ध्यान सेल्स ग्रोथ और बेड्स की वॉल्यूम ग्रोथ पर ज्यादा है। इसका साधारण सा कारण है कि लगभग सभी कंपनियां ग्रो करने के लिए अभी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, नए हॉस्पिटल्स खोल रही हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर प्रेशर रहेगा और नेट प्रॉफिट में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। वापस से जीना सीखो पर आते हैं, तो बिजनेस मॉडल इनका अलग है, इसलिए आरपॉब कम है, 8,200 रुपए। मार्केट कैप अभी 5,300 करोड़ रुपए चल रहा है, तो बेस काफी छोटा है। ये एक फायदा भी है जीना सीखो के लिए। मैक्स के पास ये फायदा नहीं है, जैसे इनका मार्केट कैप ही 1,20,000 करोड़ रुपए का है। और होता क्या है कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, उतना ही उसके लिए कठिन होता जाता है तेज ग्रो करते रहना। पर फिर भी मैक्स एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इतना बड़ा होने के बावजूद ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इनके पास अभी 22 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से इनके ज्यादातर हॉस्पिटल्स महानगरों और टायर 1 शहरों में हैं। इसलिए आप देखोगे कि इनका आरपॉब 74,000 रुपए है, जो कि पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा है। और यही मैक्स का यूएसपी है कि हम आपको बेस्ट मशीन्स लाके, बेस्ट डॉक्टर से बेस्ट इलाज देंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपसे अच्छा पैसा भी लेंगे। मैक्स का आरपॉब ज्यादा है, तो ये हमें ये भी बताता है कि इनके कस्टमर्स इंश्योरेंस स्कीम्स और कैश वाले होंगे। ग्रोथ देखें तो सेल्स इनकी 30% बढ़ी है। इनके पास अभी 5,100 बेड्स हैं, जो ये अगले 3 से 4 सालों में 9,000 कर ले जाएंगे। ये 18 से 20% की सीएजीआर वॉल्यूम ग्रोथ बनती है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ है। आप खुद ही सोचो, आपको 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर के मार्केट कैप के कितने ही बिजनेसेस मिलेंगे जो इतना 20% के ऊपर के रेट से अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। इसलिए मैक्स सिर्फ हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ही अच्छा बिजनेस नहीं है, बल्कि पूरे लार्ज कैप कैटेगरी में ये टॉप में आएगा। इनका मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। इनको जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ये वहां हॉस्पिटल खोल ले रहे हैं। फिर चाहे जमीन खरीद के नया हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना हो, या कोई पुराना चालू अस्पताल खरीद के उसको मैक्स ब्रांड के नीचे ले आए। लेकिन मैक्स के साथ दिक्कत क्या है कि पीई अभी ज्यादा है, 100 से ऊपर अभी चल रहा है। कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, तेजी से नए हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, तो ईपीएस ग्रोथ नहीं है। इस वजह से पीई रेशियो हाई ही चलेगा मैक्स का, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी लार्ज कैप है तो इतना पीई भी चलता ही है। तीसरा हॉस्पिटल बिजनेस जो काफी अच्छा कर रहा है वो है यथार्थ हॉस्पिटल। इनके दिल्ली एनसीआर में 5 हॉस्पिटल्स हैं, 1605 बेड्स की कैपेसिटी के साथ। और इनके इसी जून क्वार्टर में 2 नए अस्पताल चालू होंगे, जो इन्होंने हाल ही में एक्वायर किए हैं। इनका FY28 तक 3,000 बेड्स करने का टारगेट है, जो आपकी सालाना 23% वॉल्यूम ग्रोथ बनती है। इनका मॉडल थोड़ा अलग है, लेकिन आप देखोगे तो आरपॉब इनका 30,800 रुपए है, जो कि मैक्स के से आधे से भी कम है। और इसका कारण क्या है कि यथार्थ के ज्यादातर मरीज सरकार की जो आयुष्मान भारत बीमा योजना है, उधर से ज्यादा आते हैं। इसलिए बिजनेस को समझना भी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ आरपॉब देखकर या ऑक्यूपेंसी रेट देखकर किसी हॉस्पिटल बिजनेस को बेकार या अच्छा नहीं बोल सकते हो। अब यथार्थ की भी सेल्स बढ़िया 31% बढ़ी है। इनके पास 2 फायदे और हैं, एक तो बेस छोटा है, दूसरा कि पीई इसका कम है, अभी 40 है, तो उधर पीई री रेटिंग का स्कोप है। पीई री रेटिंग मतलब आप ऐसे देखो कि यथार्थ को मार्केट 40 का वैल्यूएशन दे रहा है पीई का, और मैक्स को 100 का।
पर अगर यथार्थ अच्छी सेल्स ग्रोथ लाता रहे तो शायद मार्केट भी इसे प्रीमियम पीई देने लगेगा। लेकिन ऐसा होने के लिए यथार्थ को मैक्स से ज़्यादा अच्छी सेल्स ग्रोथ लानी पड़ेगी, या तो फिर मैक्स की गिर के कम हो जाए थोड़ी, क्योंकि जब तक सेक्टर लीडर इतना अच्छा परफॉर्म करता रहेगा तब तक मार्केट छोटी कंपनीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा सबसे तेज ग्रो कर रहा हॉस्पिटल बिजनेस है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या किम्स। इनकी सेल्स ग्रोथ कम रही है वैसे तो FY 25 में, लेकिन फिर भी ये आगे फोकस में रहेगा। और इसका कारण क्या है कि बाकी कंपनियां तो इन्वेस्टमेंट या केपेक्स कर रही हैं, हॉस्पिटल्स खोलने के प्रोसेस में हैं, लेकिन किम्स इन्वेस्टमेंट करके हॉस्पिटल्स खोल चुका है। इनके हाल ही में कैपेसिटी लाई गई है और इसके अलावा इस साल भी इनके कुछ 1500 के आसपास बेड्स और आएंगे। तो किम्स के पास ये फायदा है कि इनकी बैक टू बैक कैपेसिटी आ रही है अगले 2 सालों में। तभी आप देखोगे कि इनका ऑक्यूपेंसी रेट अभी कम है, बस 50%। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है या बस आधे बेड्स भरे हुए हैं इनके। उल्टा क्या है कि इतने सारे नए बेड्स ऐड हुए हैं हाल ही में, तो उस वजह से ऑक्यूपेंसी रेट कम हुआ है। अब यहाँ से ऑक्यूपेंसी रेट धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसी हिसाब से आगे बिजनेस बढ़ेगा। अब देखिए, हॉस्पिटल तो बस एक सेक्टर है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको अलग अलग सेक्टर्स पकड़ने होंगे और उनमें फिर आपको चैंपियन बिजनेसेस को स्टडी करना होगा। आप ऐसे कोई भी अरे गहरे बिजनेस से उम्मीद नहीं रख सकते हो। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम अलग अलग सेक्टर्स के 150 से ज्यादा अच्छे अच्छे स्टॉक्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। लेकिन हाँ, हम किसी भी स्टॉक पर बाय या सेल कॉल नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसकी महीने की फीस बस 850 रुपए है। मतलब आपको बस 850 रुपए में हर महीने इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, 6000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अगली कंपनी जो हम देखेंगे वो है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। इनके दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई वगैरह में 19 हॉस्पिटल्स हैं और आप नाम से समझ गए होंगे कि इनका बच्चों के ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी और डिलीवरी, फर्टिलिटी में स्पेशलाइजेशन है। रेनबो एक तरह से आपका इन सब में प्रीमियम हॉस्पिटल है। जैसे किसी को अपने बच्चे की डिलीवरी करवानी है तो ये एकदम आपको महंगा सा प्रीमियम सा रूम देंगे। बट यहाँ दिक्कत क्या है कि ग्रोथ अच्छी नहीं है बिजनेस में। इनकी सेल्स पिछले साल बस 17% बढ़ी हैं और यहाँ पर भी क्या इशू है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। इनका ऑक्यूपेंसी रेट बस 5% बढ़ा है। तो 17 माइनस 5, 12% ग्रोथ इनकी रेट्स बढ़ाने से आई है। वैसे तो देखो, सारे ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत तेजी से रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत जरूरी है। कि पिछले साल अगर आपके 100 पेशेंट्स आए थे, इस साल 15, 115, 120 पेशेंट्स तो आए हैं कम से कम। ये 10, 15, 20% वॉल्यूम ग्रोथ तो बननी चाहिए ना। और फिर रेट्स बनने से जो आपकी ग्रोथ आएगी वो उसके ऊपर होगी तो और अच्छा है। रेनबो तो फिर IPO से पहले आपका बहुत तेज ग्रो किया करता था, लेकिन अब इनके बिजनेस में वो बात नहीं रह गई है और आगे भी इनका बस 10% CAGR से बेट्स ऐड करने का गोल है। ये 10% पर अगर हम 5 से 10% आरपॉप ग्रोथ ले लें तो रेनबो 15 से 20% टाइप हॉस्पिटल बिजनेस हुआ। और फिर पीई भी ज्यादा है 60, इतनी कम ग्रोथ के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से ऑनेस्टली रेनबो उतना अच्छा नहीं है। रेनबो के बाद फिर ग्लोबल हेल्थ है, जो मेदांता के नाम से हॉस्पिटल्स चलाते हैं। मेदांता में बस 13% की सेल्स ग्रोथ रही है। इनका अभी 1000 के आसपास बेड्स के 2 अस्पतालों पर काम चल रहा है, मुंबई और नोएडा में, जिनमें से एक नोएडा वाला तो अभी जल्द ही शुरू हो जाएगा और फिर वो दूसरे वाले को थोड़ा समय लगेगा। और फिर इन 2 फैसिलिटीज के बाद बाकी इनके प्लान्स दूर के हैं, तो वो एक दिक्कत है। लेकिन ग्लोबल और मैक्स 2 बहुत अच्छे उदाहरण हैं हॉस्पिटल सेक्टर के, जिन्होंने अपने निवेशकों के लिए बहुत पैसा बनाया है। मैक्स का IPO 2020 में आया था और ग्लोबल का 2022 में। मैक्स ने पिछले 5 सालों में 1000% की रैली दी है और मेदांता ने 2022 से 2024 तक 2 सालों में 200% की रैली दी थी। अब वही है कि वैल्यूएशन ज्यादा है और ग्रोथ कुछ खास है नहीं ग्लोबल में।
साथ में क्या है कि मेदांता ने ज़्यादा रेट्स नहीं बढ़ाए हैं। इनके मैनेजमेंट का कहना है कि हमें अपने पेशेंट्स पर बर्डन नहीं बनना है। तो ये बेनिफिट मिसिंग रहा है ग्लोबल हेल्थ में। ना वॉल्यूम ग्रोथ है, ना वैल्यू ग्रोथ है। बट अगर फ्यूचर में ये लोग डिसाइड करते हैं रेट्स बढ़ाने का, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है स्टॉक में। अगला फिर जुपिटर है, जिसके पुणे, थाने और इंदौर में बस 3 हॉस्पिटल्स हैं। जुपिटर भी अच्छा प्रीमियम चेन है, लेकिन यहाँ भी ग्रोथ की दिक्कत है। जुपिटर 2 नए हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पर उनको चालू होने में समय लगेगा, क्योंकि इनका स्ट्रैटेजी है कि खुद के हॉस्पिटल्स बनाना। लेकिन इससे बेहतर तो फिर आपका यथार्थ हो गया कि कुछ अस्पताल कंस्ट्रक्ट कर लिए और कुछ आपने पहले से बने-बनाए खरीद लिए। जुपिटर के पास अभी 1000 बेड्स की कैपेसिटी है, जिसे ये अगले 5 सालों में डबल कर पाएँगे और तब तक ये हॉस्पिटल्स बस शुरू हो पाएँगे। उनको भरने में और फिर वहाँ से सेल्स आने में और टाइम लगेगा। तो रेनबो और जुपिटर दोनों के साथ एक ही समस्या है। सेक्टर में इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है, मैक्स जैसी इतनी बड़ी कंपनी इतना तेज़ ग्रो कर रही है, लेकिन ये स्मॉल कैप होके भी कुछ खास नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। अब इसके बाद 3 बिज़नेसेस हैं, अपोलो, फोर्टिस और नारायणा हृदयालय, जिनको हम एक साथ ही जल्दी से देख लेते हैं। अपोलो के साथ क्या दिक्कत है कि इनका बेस इतना बड़ा हो गया है कि अच्छी ग्रोथ आ ही नहीं रही है बिज़नेस में। इसका भी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है मैक्स की तरह, लेकिन अपोलो में बस 12 से 15% की वॉल्यूम ग्रोथ है। वहीं मैक्स 18 से 20% की रेंज में अपने बेट्स बढ़ा रहा है। ऐसे ही फोर्टिस में भी अपोलो जितनी सेल्स ग्रोथ ही है, 13-14%, कोई खास ग्रोथ नहीं है। बट इनके आगे के ग्रोथ प्लान्स तो अपोलो से भी कम है। फ्यूचर बेड ग्रोथ इनकी बस 10% है और फिर नारायणा आ जाता है और इसको भी हम इन्हीं के साथ देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं है बिज़नेस में, बस 10% है और आगे भी बस 6% रेट से कैपेसिटी बढ़ाने का टारगेट है इनका। नारायणा के बैंगलोर और कोलकाता में 2 हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जो 3 से 4 सालों में चालू हो जाएँगे, लेकिन वहाँ भी ग्रोथ देर से आएगी। इनके भारत में जितने हॉस्पिटल्स हैं अभी, वो एक तरह से सेटल्ड हैं या मैच्योर हो चुके हैं। वहाँ से और ग्रोथ नहीं आ सकती है। बाकी इन्होंने केमन आइलैंड्स में हॉस्पिटल खोला था, लेकिन उधर से इनकी बस 20% के आस-पास सेल्स आती हैं और उधर भी कुछ खास हो नहीं रहा है। मतलब कि ग्रोथ नहीं है बिज़नेस में। इसके बाद एस्टर डीएम है, जिससे अपना ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। मतलब कि उतना तेज़ी से इनके पास नए पेशेंट्स या नए कस्टमर्स आ ही नहीं रहे हैं। इसलिए सेल्स ग्रोथ बस 12% है और आगे इनका 18% के रेट से बेड्स बढ़ाने का टारगेट है। लेकिन वही है, अभी जो आपके बेड्स हैं, उन्हें तो भर नहीं पा रहे हो। और इसके अलावा एस्टर का क्वालिटी केयर के साथ केयर हॉस्पिटल्स करके चेन है, उसके साथ अभी मर्जर की बात चल रही है इनकी। पर उधर क्या दिक्कत है कि वहाँ भी बस 12% टाइप ग्रोथ है। इसलिए इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देखें तो कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलेगा इस मर्जर से हम लोगों को। आखिरी में ये 4 बिज़नेसेस हैं छोटे-छोटे, असरफी, जीपीटी, यूनी हेल्थ और कोवई। जीपीटी में सेल्स ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी, इनका गोल ही 15% के आस-पास बेड्स बढ़ाने का है और फिर ये इतनी छोटी कंपनी है कि इतना कोई खास सेल्स ग्रोथ भी नहीं है, तो फिर कोई रिस्क लेने का मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैक्स, यथार्थ और किम्स ही हैं, जो इतने बड़े होकर भी इनसे ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड कर पा रहे हैं। फिर असरफी तो बहुत ही छोटा बिज़नेस है, 300 करोड़ रुपए से भी कम का मार्केट कैप है इसका। तो ग्रोथ भी अच्छी नहीं है और साथ के साथ यहाँ थोड़े मैनेजमेंट इश्यूज़ भी हैं और फिर इनके 2 साल बाद के कोई क्लियर प्लान्स भी नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से फालतू का रिस्क लेने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। कोवई का मैनेजमेंट निवेशकों के साथ कॉन कॉल्स नहीं करता है, तो ये एक दिक्कत है कि हमें इतनी जानकारी रहती नहीं है। तो उस वजह से मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इतनी कुछ खास जानकारी मिलती नहीं है हम इन्वेस्टर्स को स्टडी करने के लिए। यूनी हेल्थ छोटा भी है और ग्रोथ भी नहीं है। तो मोटा-मोटी मेरे हिसाब से लार्ज कैप्स में मैक्स हेल्थकेयर बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है, फिर स्मॉल कैप्स में यथार्थ और जीना सीको बहुत तेज़ी से अपना बिज़नेस बढ़ा रहे हैं। बाकी कृष्णा इंस्टीट्यूट भी अच्छा है। अब देखिए, इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी थी, तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे लिए तो आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम आपके लिए मेहनत करके ये सब कंटेंट फ्री में, ये सब रिसर्च फ्री में लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।